भारत से लगभग 14,500 किलोमीटर दूर एक ऐसा मुल्क है जिसकी ज़मीन में खूब सारा तेल जमा है। अमेरिकियों ने अनुमान लगाया है कि यह तेल कुवैत के कुल तेल भंडार से भी 3 गुना ज़्यादा है। इस देश पर चीन ने सालों से नजरें गाड़ रखी हैं। वो उस छोटे से देश में एयरपोर्ट, बड़े बड़े हाईवे, पुल और बंदरगाह बनाता है। कहते हैं कि वो उस देश का तेल चाहता है, लेकिन बात पूरी तरह से अभी बन नहीं पाई है। 20 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी देश की यात्रा पर पहुंचे हैं। हम बात कर रहे हैं गुयाना की। साउथ अमेरिका और कैरेबियन रीजन में बसा छोटा सा देश गुयाना। 56 साल बाद यहाँ किसी भारतीय प्रधानमंत्री के कदम पड़े हैं। 1968 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आई थी। अब पीएम मोदी आए हैं। उनके आगमन से गुयाना की जनता खुश है। यहाँ की 40% आबादी भारतीय मूल की है, इसलिए इसे कभी कभी कैरेबियन का मिनी इंडिया भी कहा जाता है। इसी मिनी इंडिया के राष्ट्रपति हैं इरफान अली। इनके पुरखे उत्तर प्रदेश के बस्ती के वासी हुआ करते थे। कई साल पहले अंग्रेजों ने गुलामी के लिए इन्हें गुयाना भेजा, वो वहीं बस गए और अब उन्हीं के संतान में से एक देश का मुखिया बन गया है। राष्ट्रपति इरफान अली ने पीएम मोदी के आगमन पर ऐलान किया कि उन्हें देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा, जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। इतना ही नहीं, पीएम मोदी कैरेबियन देशों की एक रीजनल समिट में भी हिस्सा लेने वाले हैं, जिसका नाम है कैरिकॉम। इनमें करीब 21 कैरेबियन देश हिस्सा लेने वाले हैं। खबर है कि ये देश भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। जानकार कहते हैं कि चीन को पीएम मोदी की इस यात्रा से बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि वो कई साल से कैरेबियन रीजन में अपना दबदबा बढ़ा रहा है। तो आज के शो में हम जानेंगे भारत के लिए गुयाना की क्या अहमियत है, भारत यहाँ चीन को कैसे काउंटर कर सकता है और पीएम मोदी इस दौरे से क्या हासिल करना चाहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज चर्चा पीएम मोदी की गुयाना विजिट की। Brought to you by Sensodyne K, Haier and i10. SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। लेकिन सबसे पहले एक जरूरी सूचना। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में सज रहा है ललन टॉप अड्डा। तारीख है 22, 23 और 24 नवंबर। 3 दिनों का टिकट मात्र 499 रुपए में आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब दुनियादारी पर वापस लौटते हैं। पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं। गुयाना दक्षिण अमेरिका का इकलौता ऐसा देश है जहां अंग्रेजी बोली जाती है। ये ब्राजील और सूरीनाम से सीमा साझा करता है। भारत से इसकी हवाई दूरी लगभग 14,500 किलोमीटर है। यहाँ आबादी लगभग 8 लाख है। क्षेत्रफल लगभग आंध्र प्रदेश जितना। साल 1498 और 1499 के आसपास क्रिस्टोफर कोलंबस ने यहाँ यात्रा की। उस समय तक यहाँ कैरेब और एरवाक जनजाति के लोग रहते थे। साल 1580 में डचों ने यहाँ कब्जा जमा लिया। यहाँ कई चौकियां बनाई, अपने लोगों को लाकर बसाया। 1620 में डच वेस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई। उसने अफ्रीकी गुलामों को यहाँ लाना शुरू किया और शक्कर बनवानी शुरू की। 17वीं शताब्दी में इस इलाके में डच, फ्रांस और ब्रिटेन ने राज किया। 18वीं शताब्दी में यह इलाका पूरी तरह अंग्रेजों के अंडर आ गया। 1834 में यहाँ एक ऐसी घटना हुई जिसने गुयाना के वर्तमान पर भी असर डाला। अंग्रेजों ने इसी साल से भारत से मजदूरों को लाना शुरू किया। हजारों की संख्या में भारतीय यहाँ लाए गए, इसलिए अभी भी यहाँ भारतीय मूल के लोगों की संख्या लगभग 40% है। इसलिए गुयाना को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। फिर आया साल 1889। वेनेजुएला ने पड़ोसी देश गुयाना के एस्कीबो पर दावा ठोक दिया। ये इलाका गुयाना की विवादित सीमा के पास पड़ता है, जिसे अंग्रेज और डच अच्छी तरह से डिफाइन नहीं कर पाए थे। एस्कीबो का आकार 61,000 किलोमीटर है। ये गुयाना के क्षेत्रफल का 2/3 हिस्सा है। गुयाना इतनी बड़ी जमीन नहीं जाने दे सकता। उसने इस बात का विरोध किया। मामला इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल में चला गया और साल 1899 में ट्राइब्यूनल का फैसला वेनेजुएला के खिलाफ आया, लेकिन उसने ये फैसला मानने से इनकार कर दिया। कट टू 1953। इस साल पहली बार गुयाना में फ्री इलेक्शन करवाए गए। पीपल्स प्रोग्रेसिव पार्टी PPP को जीत मिली। इसके बाद ब्रिटेन ने अपना संविधान निलंबित कर दिया। अब वो गुयाना के लोगों के साथ मिलकर सरकार चलाने लगा। 1960 में गुयाना में आज़ादी की तहरीक तेज हुई।
1966 में गुयाना एक आज़ाद मुल्क बन गया। कट टू 2019, गुयाना के कई नए ऑयल रिजर्व की खोज हुई और उनकी खुदाई भी शुरू हुई। इसके बाद से ही पूरी दुनिया की नज़र इस छोटे से देश पर बढ़ गई। ये तो हुई बात इतिहास की। अब आते हैं हालिया मुद्दे पर। 16 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे पर निकले। सबसे पहला नंबर था नाइजीरिया का। 16 और 17 नवंबर को वो वहीं रहे। 18 नवंबर को वो ब्राजील पहुंचे, जहां G20 देशों की 19वीं समिट संपन्न हुई। 2 दिन यहाँ रहने के बाद पीएम मोदी गुयाना पहुंचे हैं। 20 नवंबर को उनका स्वागत करने एयरपोर्ट पर गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली और उनके कुछ मंत्री पहुंचे। इसके बाद भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। आगे क्या होने वाला है? राष्ट्रपति इरफान अली के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। गुयाना के साथ कुछ व्यापारिक समझौतों पर भी बात होने वाली है। गुयाना ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस देने का ऐलान किया है। 17 नवंबर को नाइजीरिया के दौरे पर उन्हें वहां का दूसरा सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया मिला था। पीएम मोदी के गुयाना आगमन से देश में उत्साह का माहौल है। वो इसलिए क्योंकि भारत गुयाना का दशकों से जरूरी सहयोगी रहा है। एक नजर डालते हैं इस पर। भारत ने आजादी के समय से ही गुयाना के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा है। वो इसलिए क्योंकि अंग्रेजों ने मजदूरी के लिए गुयाना में भारत से ही लोगों को बसाया था, जो वहां गन्ने की खेती किया करते थे। समय के साथ वो वहीं रह गए, वापस नहीं आ पाए। इसलिए 1966 में गुयाना को आज़ादी मिलते ही भारत ने उसके साथ संबंध स्थापित कर लिए थे। और जैसा हमने पहले भी बताया, आज़ादी के ठीक 2 साल बाद 1968 में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी गुयाना के दौरे पर भी गई थी। 1988 में भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने भी गुयाना का दौरा किया था। फिर साल 2006 में भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत गुयाना की राजकीय यात्रा पर गए थे। दोनों देश एक दूसरे के साथ व्यापार की मंशा रखते हैं, लेकिन दूरी की वजह से कई बाधाएं आती है। इसके बावजूद 2021-22 में दोनों देशों के बीच 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार हुआ था। गुयाना धीरे धीरे अपनी तेल उत्पादक क्षमता बढ़ा रहा है। इसी के चलते इंडियन ऑयल कोऑर्पोरेशन लिमिटेड ने 2021 में गुयाना से 10 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा था। जानकारों को उम्मीद है कि खरीदारी समय के साथ और बढ़ेगी। कोविड के दौर में भी भारत ने गुयाना की मदद की थी। जब पूरी दुनिया अपनी जरूरतें पूरी करने में लगी थी, तब हमने गुयाना को कोविशील्ड की 80,000 वैक्सीन डोनेट की थी। इसके अलावा 34 वेंटिलेटर, हजारों की संख्या में प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जैसे मास्क, ग्लव्स और बहुत सी दवाइयां भेजी थी। भारत ने कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग समय पर गुयाना को लोन भी दिए हैं। वहां के छात्रों को कुछ इंडियन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी मिलती है। इसी महीने की शुरुआत में गुयाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ब्रिगेडियर उमर खान भारत आए थे। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर भी बात हुई। भारत ने गुयाना को 2 डॉर्नियर 228 विमान दिए। ये हुई भारत और गुयाना के रिश्तों की एक ब्रीफ हिस्ट्री। अब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी गुयाना में और क्या करने वाले हैं। पीएम मोदी यहाँ कैरिकॉम समिट में हिस्सा लेंगे। क्या है कैरिकॉम? कैरेबियन देशों का एक समूह। इसमें कैरेबियन देशों के आर्थिक विकास पर चर्चा की जाती है। अंग्रेजी में इसका उच्चारण होता है CARICOM, माने कैरेबियन कम्युनिटी एंड कॉमन मार्केट। इस संगठन की शुरुआत 1973 में हुई। इसमें कुल 21 देश शामिल हैं, 15 पक्के मेंबर हैं और 6 सहयोगी मेंबर। हर 6 महीने में इस संगठन का चेयरमैन बदलता है। इसके सदस्य देशों से ही बारी बारी से चेयरमैन बनाए जाते हैं। 2007 में इस संगठन ने कैरेबियन कोर्ट ऑफ जस्टिस CCJ बनाया था। इसमें कैरेबियन देश अपने आपसी मामलों को सुलझा लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी इस समिट में ग्लोबल साउथ में भारत की बढ़ती भूमिका पर बात करेंगे। कैरिकॉम की असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एलिजाबेथ सोलोमन ने पीएम मोदी के इस समिट में हिस्सा लेने पर खुशी जताई है। कहा कि भारत दुनिया की एक बड़ी शक्ति है। कैरिकॉम के देश भारत के साथ बातचीत और उनके सहयोग के लिए उत्सुक हैं। इसे और विस्तार से समझने के लिए हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अमिताभ सिंह से पूछा कि कैरिकॉम के सदस्य देश भारत को कैसे देख रहे हैं, यहाँ क्या बातचीत होने की संभावना है। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि कैरिकॉम एक कैरिबियाई देशों का समूह है जिसमें करीब 12 राज्य हैं या 14 राज्य हैं। और इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये खनिज संपदाओं से युक्त है, खासकर लिथियम, जो ईवीज में आजकल सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं, या रिचार्जेबल जितने भी बैटरी सिस्टम्स है उसमें यूज होता है, उसको लेकर इस पर खासा ध्यान है। दूसरा, यहाँ एक बहुत बड़ा भारतीय डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा रहता है।
जो जो करीब 150 साल से वहां है बसा हुआ, खासकर गयाना, सूरीनाम, बारबाडोस। तो ये तीन जगह जो है भारतीयों की संख्या जैसे फॉर एग्जांपल अगर गयाना में देखें तो करीब 40% भारतीय मूल के लोग हैं। लेकिन उनकी भाषा अलग है, उनके तहजीब अलग हैं, और मिक्स्ड कम्युनिटी है। भोजपुरी बोली जाती है जैसे खासकर सूरीनाम में। तो ये सारी चीजें हैं जो भारत को इस इन करीबियाई द्वीप समूहों से जोड़ती है। लेकिन इनमें दो बड़े फैक्टर हैं। अ, पहला है कि अमेरिका का ये बैकयार्ड है। अगर आप अ, इतिहास को देखेंगे तो मुनरो सिद्धांत के तहत अमेरिका इस रीजन में न किसी को हस्तक्षेप करने देता था, न इस रीजन में किसी बाहरी इस रीजन के राज्यों को बाहर जाने की अनुमति। मुनरो का सिद्धांत कहते थे, मॉनरो डॉक्ट्रिन अंग्रेजी में कहते हैं। तो उसके चलते ये अमेरिका इस पर काफी हद तक हावी रहा है। दूसरा है कि हालिया सालों में चीन का हस्तक्षेप बढ़ा है, और वो अनवांटेड हस्तक्षेप नहीं है। उन्होंने ये किया है, और उन्होंने काफी धन से इसकी मदद की है। कई राज्य ऐसे हैं जिनकी 1/4 जीडीपी जो है वो चीनी लोन पे चलती है। तो आप समझ सकते हैं कि चीन यहाँ बहुत पेनिट्रेट बहुत अच्छे से कर गया है। उसका बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है, जो पुराना सिल्क रोड इनिशिएटिव है, वो यहाँ काफी कारगर रहा है। बहुत सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज कर रहा है, लोन दे रहा है। और जैसा इस चीन के साथ है कि ये मल्टीलैटरल लोन नहीं है, इसकी गारंटी नहीं है, तो इसकी बहुत सारे शर्तों के तहत बहुत सारे राज्यों को कोविड और उसके बाद बहुत दिक्कतें हो रही हैं, जो अभी भी आ रही हैं। तो कई राज्य इस बात से भी आहत हैं कि जो चीन लोन देता है वो इनके इकोनॉमी को बिगाड़ रहा है, और जब डिफॉल्ट करने की स्थिति आती है तो चीन के टर्म्स बहुत हार्श हो जाते हैं, जो अन्य राज्यों के साथ भी है, अफ्रीका के साथ है। तो चीन का ये एक जो रवैया है वो उनको पसंद नहीं आ रहा है। अब भारत यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है, और भारत जाहिर है जो इसके जो विरासत रही है उसमें भारत और भारतीयों का काफी सम्मान किया जाता है। 56 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस रीजन में गया है। हालांकि आउटरीच हमने 2022 में दो नए देशों के में एम्बेसीज खोली हैं, तो हमारा भी यहाँ आउटरीच हो रहा है। लेकिन जिस स्तर पे अमेरिका पहले से मौजूद है, चीन एंट्री कर चुका है, भारत थोड़ा लेट एंट्रेंट है, और भारत के उतने डीप पॉकेट्स नहीं है जितने चीन के हैं या अमेरिका का उस सेंस में है। लेकिन ये एक बहुत सराहनीय कदम है जो प्रधानमंत्री मोदी ने अब उठाया है। अब समझते हैं पीएम मोदी की इस यात्रा से भारत को क्या फायदा होगा। जानकार कहते हैं भारत ऊर्जा क्षेत्र में गुयाना का समर्थन लेगा। यहाँ तेल का बड़ा भंडार है, समय के साथ यहाँ ऑयल के नए रिजर्व भी मिल रहे हैं। हमने प्रोफेसर अमिताभ से यही सवाल पूछा, पीएम मोदी इस यात्रा से क्या हासिल करना चाहते हैं, हमारे यहाँ क्या स्टेक है। देखिए, भारत एक उभरता हुआ देश है जिसकी आवश्यकताएं न कि सिर्फ बड़े देशों से है, यूरोप से, अमेरिका से, बल्कि छोटे देशों से भी है। और जो चीज चीन वहां कर रहा है, जैसे सामान बेचना या उनसे खनिज संपदाओं को खरीदना या उनके माइंस को एक तरह से लीज पे लेना, वो भारत भी कर सकता है। और वो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक साझा विरासत रही है। हमारे लिए उनको अप्रोच करने में, खासकर सूरीनाम, गयाना जैसे बड़े देश हैं, उनके लिए बहुत आसान है, सहज हो जाएगा। जो चीन के लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि चीन की जो शर्तें हैं कि उनमें लेबर भी उन्हीं के रहेंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स भी उन्हीं के रहेंगे, इंजीनियरिंग डिजाइन सब उनका रहेगा, पैसे कैसे वापस किए जाए, इन सब की शर्तें हैं। तो उस शर्तों पे जो भी शर्त रखी जा रही है उनमें भारत एक अपना हस्तक्षेप कर सकता है। अब भारत लेट एंट्रेंट है, कई कारण है, हम आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं है जितना चीन है। लेकिन भारत को ओवरऑल इस रीजन में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है, जो प्रधानमंत्री मोदी के जाने के बाद और क्लियर होगा। और खासकर हमारी जो उनसे संबंध रहेंगे वो ज्यादातर उनके खनिज संपदाओं को लेकर, जैसे वेनेजुएला फॉर एग्जांपल, वेनेजुएला में बहुत तेल का भंडार है, गयाना गयाना में बहुत तेल का भंडार है। तो इस तरह से और वेनेजुएला के जो ऑयल भंडार है उस पर अमेरिका की रोक लगी हुई है।
तो वो भी एक चुनौती रहेगी भारत को उनसे निगोशिएट करने में। लेकिन भारत एक रिस्पेक्टेबल एंट्रेंट रहेगा, और हमारी फॉरेन पॉलिसी भी वैसी ही रही है कि हम सबको अपना तरजीह देते हैं। अब बात चीन वाले फैक्टर की भी कर लेते हैं। चीन 2017 से कैरिबियन और लैटिन अमेरिका देशों में अपना विस्तार कर रहा है। जैसे गुयाना में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत कई प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जैसे एयरपोर्ट, हवाई पुल, बंदरगाह और दूसरे समुद्री प्रोजेक्ट्स। चीन ने गुयाना को सैन्य समर्थन देने का वादा किया है। उसने अपने Y-12 पेट्रोल एयरक्राफ्ट की कुछ एक यूनिट गुयाना को भी दी है, और इसके अलावा मिलिट्री ट्रेनिंग के बहुत से उपकरण भी गुयाना को मुहैया करवाए हैं। चीन के बढ़ते प्रभाव से सिर्फ भारत चिंतित नहीं है, अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी भी इससे खुश नहीं है। हमने प्रोफेसर अमिताभ से ही पूछा, पीएम मोदी की यह यात्रा गुयाना में चीन को काउंटर करने में सफल हो पाएगी? देखिए, डिप्लोमेसी में काउंटर करना एक अच्छा वर्ड नहीं है। मैं इसको कहूंगा, भारत अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, दमदार रूप में कर रहा है, और अपने जो मैंने कहा सांस्कृतिक विरासत के तौर पे कर रहा है, और हमारे उनके अच्छे संबंध हैं, तो हम उस बेसिस पे वहां जा रहे हैं। हम कोई उनसे सौदा नहीं कर रहे हैं, हम उनसे ये नहीं कह रहे हैं कि हम अपने इंजीनियर भेजेंगे, हम आपके पुल बनाएंगे, हम पैसे देंगे, ये लोन है। जो BRI का एक स्ट्रक्चर है जिसके तहत वो ऑपरेट कर रहे हैं। भारत उनकी कैसे मदद कर सकता है, ये हम तलाशने जा रहे हैं, और काफी हद तक हमें पता भी है। तो वो सारी चीजें वहां होंगी। तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, उनके सुख दुख में जहां तक संभव हो हाथ बटाना, अपनी सांस्कृतिक साझा विरासत को फिर से एक बार याद दिलाने की जरूरत पड़ी है। लेकिन चीन ये एक बहुत बड़ा डिसरप्टिव फैक्टर रहेगा, और हम कभी भी चीन से compete इस लेवल पे नहीं कर रहे हैं। हम अपनी सिर्फ उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, और जहां तक इसका इकोनॉमिक डिविडेंड हमें मिले, उसका जो आर्थिक लाभांश मिले, हम उसके प्रति सजग रहे। यह था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ पढ़ते हैं। आज की इकलौती सुर्खी यूक्रेन से आई है। अमेरिका ने यूक्रेन में अपना दूतावास कुछ समय के लिए बंद कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि राजधानी कीव में भी रूस के हमले का खतरा बढ़ रहा है। अमेरिका ने दूतावास के कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर रहने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी के मिसाइलों के इस्तेमाल की अनुमति दी है। यूक्रेन इसकी मांग महीनों से कर रहा था, लेकिन अमेरिका और नेटो के सदस्य देश इसकी इजाजत नहीं दे रहे थे। अमेरिका से मंजूरी मिलने के बाद यूक्रेन ने रूस के ब्रांस्क क्षेत्र में 6 अमेरिका की निर्मित मिसाइलें दागी हैं, जिनके बदले में रूस ने यूक्रेन पर हमले बढ़ा दिए हैं। जानकार बता रहे हैं कि हालिया घटनाक्रम से यूक्रेन में चल रही जंग भड़क सकती है। इस मामले में जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम ललन टॉप के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। यह लिखा था मेरे साथी साजिद और अंकुर ने। आप अपना खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि। 499 रुपए में क्या ही मिलता है? पॉपकॉर्न का एक डब्बा मिलता है, एक कहानी पूरी सुनते हो और सब सफाचट हो जाता है। लेकिन अब बारी है कितनी ही कहानियां सुनने की। मम्मी को आप पसंद क्यों नहीं हैं, बताएंगी सुनंदा शर्मा। मम्मी कैसी हैं, पूछेंगे महीप सिंह। कहाँ गाड़े थे, विधायक जी आके खुद बताएंगे रामाधीर सिंह यानी कि तिग्मांशु धूलिया। तापसी पन्नू आएंगी और बताएंगी OTT पर साम्राज्य कैसे कायम किया जाता है। और तमन्ना की तमन्नाओं की भी तो खबर सुननी है। फिर मुन्ना भैया भी चले आ रहे हैं पूरा कारवां लेकर, और जो मुन्ना भैया बचे तो आ रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन, एक और नाम है गौरव कपूर। पर इन सब से इतर है एक बहुत बड़ा सवाल जिस पर पूरे ब्रह्मांड में मंथन चल रहा है कि ब्राउन रंग किसने लिखा है। जानने के लिए बादशाह रैपर से आपको खुद सवाल पूछना पड़ेगा, काहे से कि वो भी आ रहे हैं। इतने सारे सितारे आ रहे हैं, सब नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये लल्लन टॉप अड्डा का प्लान है। कोई पेपर तो है नहीं जो लीक हो जाए। 499 रुपए का टिकट है, 3 दिन की भरपूर मौज है। तारीख जल्दी से कैलेंडर पे कट्टम जीरो करके बना लीजिए। 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का नेशनल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद यानी दद्दा के नाम पर बना हुआ नेशनल स्टेडियम। और ये टिकट मिलेगा कहाँ? फटाक से जाइए thelalantop.com की वेबसाइट पर, उसके माथे पे चमचमाता हुआ बैनर दिखेगा, ठोक दीजिएगा क्लिक, भर दीजिएगा डिटेल, मिल जाएगा आपको अपना टिकट। और मिलेंगे हम जो इस टिकट के उस पार की दुनिया, किस्से कहानों की, तजुर्बों की, ज्ञान की दुनिया को आपके सामने परोसेंगे। बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारा गाना, बहुत सारी मस्ती और बहुत ही लल्लन टॉप किस्म के अनुभव। तो आइए, लल्लन टॉप के सालाना उत्सव में लल्लन टॉप अड्डा में आपका भरपूर स्वागत है।